स्टार्ट हो गया मैम रिकॉर्ड। थैंक यू। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं देख नो पाऊंगी फिर। मैम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? वन सेकेंड। अभी दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रही थैंक यू सो मच। अभी आगे ठीक है। जी, हम थाइमस कर चुके थे, सॉरी था, हाँ थाइमस हम कर चुके हुए थे, पैंक्रियास हम करने वाले थे। ठीक है, एक बार फिर भी थाइमोसिन वाले को एक बार देख लेते हैं, थाइमस को एक बार उसको फटाफट से देख लेते हैं। बिफोर दैट आई विल स्विच टू और गो टू, मैं यहाँ पे एक बार चीज थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये वाला थायराइड ग्लैंड। इसको मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ जिसकी रिवीजन के लिए। ठीक है, हालांकि पद्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, जो आंसर्स दिए हैं अभी आप सबने, उसमें पद्मा जी ने बहुत अच्छे से किया है और हिमांशु जी ने। गुड, वेरी गुड, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। मैम और स्क्रीन जी, क्यों नहीं हो रही? सबको नहीं हो रही है, सिर्फ आपको नहीं हो रही? मैम दिख तो नहीं रहा अभी तो। ओहो, सबको नहीं हो रही। सबको नहीं हो रही, एक मिनट रुके। अब हो रही है? मैम जैसे ही आप ओपन करते हो ना उसको छोड़ देते हो वो चली जाती है screen। चली जाती है, ओके। वन सेकेंड। अब नो सेम है मैम। ये? अभी भी नहीं हो रही? वन सेकेंड। अभी दिखाई दे रहा है आप सबको? नो मैम। कुछ भी नहीं? मैम जैसे अभी आप पीडीएफ की तरफ जाते हो वैसे ही वो चली जाती है screen। यही प्रॉब्लम आती है इसमें। एनीवेज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ यहाँ से, शायद हो सकता है कि थोड़ा फर्क पड़ जाए। मीनवाइल मैं थायराइड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले। आपको ना वैसे सारी ग्लैंड्स की लोकेशन अच्छे से याद करने की, कौन सा ग्लैंड किसके नीचे है, कहाँ है, पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है। ऐसे आपने अच्छे से इसको, ये चीज आपने याद करनी जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आता है कि जैसे कि आप कोई भी, स्पेशली अगर हम थायराइड की जैसे हम बात करते हैं, तो थायराइड में एक तो खुद तो बटरफ्लाई का उसका शेप बना हुआ होता ही होता है, ठीक है, थायराइड का। फिर पैराथायराइड उस पे चार चांद की तरह लगे हुए हैं, ये भी हम समझ गए। तो इनके, लेकिन इन दोनों को अलग अलग काम किया, क्यों दोनों को अलग अलग तरीके से दिया है? परमात्मा ने अगर ये दो चीजें अलग अलग बनाई है तो कोई तो वजह बनाई होगी जिस वजह से इसको ऐसा किया है। ठीक है, तो वो वजह क्या रही होगी, तो उस वजह को हम समझेंगे यहाँ पे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थायराइड का अपना एक फंक्शन है और पैराथायराइड का भी अपना एक फंक्शन है। तो जो थायराइड क्या करता है, थायराइड जब अपना हार्मोन रिलीज करेगा ना कैल्शियम के लिए, उसकी कैल्शियम की रीएब्सॉर्प्शन, मतलब कि उसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा, अब ना अति हो गई है, ज्यादा मत करो। पैराथायराइड वही क्या करेगा, पैराथायराइड उसको एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि मान लीजिए आपने मिल्क पिया, मिल्क पीने के बाद आपकी बॉडी ने कहा कि इसमें कैल्शियम है बहुत सारा एंड आई वांट टू टेक इट। ठीक है, कैल्शियम आ गया बॉडी के अंदर अच्छे से, अब उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी को कौन बताएगा कि उसको, उसके पास बहुत सारा, हमारे पास ना बहुत सारा वो कैल्शियम आ गया, तो ये कैल्शियम वहां से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा।
कौन करेगा एब्जॉर्ब? पैराथायराइड एब्जॉर्ब करेगा। जैसे उसको, अच्छा ये कैसे करेगा, कौन करेगा, इसमें दो चीजें अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एक होता है स्टिमुलेटिंग, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दो तरीके के हार्मोन होते हैं। जब स्टिमुलेटिंग लिखा होगा ना कहीं पे भी, तो समझ जाइए कि वो पर्टिकुलर जो ग्लैंड है ना, उसको स्टिमुलेट करा जा रहा है कि पर्टिकुलर चीज आ गई है बॉडी में, अब आप अपना कार्य शुरू कीजिए, ठीक है। तो रिलीजिंग का जो काम करेगा या इनहिबिट का जो मेन बात आती है करने की, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो एक्शन स्टार्ट करता है वो हाइपोथैलेमस स्टार्ट करवाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ही हमेशा रिलीजिंग और इनहिबिट का काम करवाता है। वो बोलेगा पिट्यूटरी को जाकर, ठीक है। इसके अंदर ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरे को बता, जब तक बनाऊंगी नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। एक सेकेंड। अभी आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख पा रहे हैं? यस मैम। जी मैम, सब क्लियर है। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड। जी, अब आई मुझे आपके पास। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है। ओके, पहले कोई ग्लिच आ रहा था बीच में या मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? मैम आपको नहीं आ रही थी हमारी आवाज, बस ओके, क्लियर था अभी तक। ओके ठीक है, मूव करते हैं। ओके, अजील हमने कर लिया था, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही थी। जी, ठीक है। ये वाला आपका जो पॉइंट होता है इसके अंदर कि अगर ये हम जब ये कर रहे हैं, एक सेकेंड, मुझे आपकी अपनी आवाज रिपीट हो रही है, एक सेकेंड। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड, चलो एंडोक्राइन का माना जाता है, ये भी ठीक है। और ये शेप हमने चेक कर ली। इसके जो थायराइड जो हार्मोन्स है, सॉरी T3 और T4 होते हैं, आयोडीन एसेंशियल होते हैं फॉर्मेशन के लिए, थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। यानी कि आपका आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर आना जरूरी है। अगर इसलिए हम आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह की मात्रा में खाना खाते हैं जिसमें आयोडीन मिले। जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं, जो नेचुरली फाउंड फूड स्टफ होते हैं ना, उसमें आयोडीन नहीं होता है, ठीक है। नमक तो हमें सॉल्ट तो एक लेवल का मिल जाता है, पर आयोडाइज नहीं मिल पाता, तो उसकी कमी हो जाती है। तो बॉडी में उसका हमें आयोडाइज नमक मिलना हमें जरूरी है। तो जब एक्स्ट्रा नमक ऐड करते हैं, हम देखेंगे बहुत ही पिंच में हम खाते हैं, तो पिंच भी काम कर जाता है और उन्हीं में से ही वो अपने एटम्स निकाल के अपना काम करता है, T3 और T4 निकालता है, ठीक है। T3 T4 उसने बना दिया। अब ये काम क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में एक तो हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते करते हैं, यानी गर्माई बनाने का काम करते हैं। ये गर्माई का क्यों जरूरी है? गर्माई से क्या होता है? गर्माई हमारी बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज तोड़ने और जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। सॉरी। प्लस ये हीट जो होती है, हमें दूसरे बाहर के वातावरण से नॉर्मल रहने के लिए एक क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। हर एक चीज का अपना एक टेम्परेचर जरूर होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, कोई और जीव जंतु ही क्यों ना हो, उन सबका अपना एक इंटरनल टेम्परेचर होता ही है अपनी गतिविधियां करने के लिए। जैसे हम खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए अगर आपने सिर्फ उसको अगर मान लीजिए आपने दूध बनाना है या दूध गर्म करना है, तो आप उसको बिल्कुल ल्यूकवार्म करना चाहते हो, बिल्कुल उबालना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर तक आप उसको लेके जाओगे ना, उसके बाद तो नहीं लेके जाओगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में वो सर्टेन लेवल तक जाता है। लेकिन अगर आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, जैसे कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो जानती हैं इस बात को,
कि अगर हमने खाना बनाना है सरसों के तेल में, तो पहले हम सरसों के तेल को अच्छे से उसको हीट होने देते हैं। उसके बाद वो थोड़ा ठंडा होता है, देन वी ऐड ऑल द थिंग्स, चाहे वो जीरा जैसे भी, ठीक है ना? वो सब कुछ हम शुरू करते हैं। लेकिन पहले उसको अच्छे से हम उसको फ्राई कर लेते हैं, मतलब पूरा सड़ने देते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। तो एक सर्टेन लेवल पे हम अपनी हीट को अपनी बना के रखते हैं, टेम्परेचर बना के रखते हैं, ताकि अंदर का तापमान नॉर्मल इस वजह से रहे, जो फ्लूइड है उसकी एक लिक्विडिटी बनी रहे। क्योंकि फ्लूइड जो है, ना तो वो उड़े और ना तो वो जमे। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, ना तो वो उड़े ना तो वो जमे। अगर ज्यादा हो जाता है तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा, आप समझिए एक तरह से बॉडी में से वो निकलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो स्वेटिंग के माध्यम से हो और आंसुओं के माध्यम से। आंसू तो खैर निकालने पड़ते हैं, हमें रोना पड़ता है, बट समटाइम्स इट्स अनबियरेबल, तो आंखों आपकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट यू आर क्राइंग, ऐसा नहीं है कि आप रोना चाह रहे हो, पर कभी कभी होता है ना कि बुखार में आंसू अपने आप निकल रहे हैं, या फिर आई साइड वीक हो रही है तो आंसू बार बार निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है आंखों से। तो जो प्रेशर पड़ रहा है बॉडी के अंदर वो बियर नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं पानी बन के बाहर निकलता है। उसके खैर और भी रीजन है, सिर्फ एक अकेला ये रीजन नहीं आता। बट आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल टेम्परेचर इतना जरूरी क्यों है, कि ना तो जो फ्लूइड है जो वो है वो अपनी गतिविधियां रोके, वो एक स्मूथ अपना काम करते रहे, ठीक है? एक तो ये चीज क्लियर हो गई टेम्परेचर के माध्यम से। टेम्परेचर की बात ना समझ नहीं आती कि इंटरनल टेम्परेचर क्यों गर्म होना चाहिए। इसी वजह से ही हमें खाना गर्म खाना चाहिए, ठंडा नहीं, ठीक है? ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है? और अगर आप ठंडा खाना खाते हो या ठंडा पानी पीते हो, बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फ वाली चीजें खाते हो, तो पहले बॉडी को तोड़ना पड़ता है, नॉर्मल में लेकर आना पड़ता है। जब वो नॉर्मल में लेकर आता है तो उसे काम ज्यादा करना पड़ता है, और इसकी वजह से हड्डियों में थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है, धीरे धीरे असर पड़ता है। ओवर द पीरियड हड्डियों पे ज्यादा असर पड़ता है, ओवर द पीरियड टॉन्सिल्स पे ज्यादा असर पड़ता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारी। डायलेट होने की बजाय हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी जो जिसमें नाल से, चाहे आप खाना खा रहे हो तो आहार नाल, नाल होगी, आर्टरीज और वेन्स, ये सब कुछ ना आपस में बड़ा कंस्ट्रक्ट सा होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ सी जाती है आपस में, क्योंकि उसको पहले वहां एक्शन दिखाना होता है उसे गर्म करने के लिए फटाफट से। तो कहते हैं ना कि पूरी ताकत लग जाती है पहले उसको गर्म करने में, उसको पिघलाने में, उसको तोड़ने में। तो ये गलत है, ये आर्टिफिशियल तरीके से आप किसी को उत्तेजित कर रहे हो। अगर आप ठंडा जब खाते हो ना, तो ये आर्टिफिशियली तरीके से आप कर रहे हो उस चीज को, और ये नुकसानदायी होना शुरू हो जाता है लॉन्ग पीरियड में। अगेन मैं ये बोल रही हूँ, लॉन्ग पीरियड में, कभी कभी ऑल ओके, बट लॉन्ग पीरियड में, ये डेली बेसिस में नहीं होना चाहिए, ठीक है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। मेटाबॉलिज्म दो चीजों से बना होता है, एक एना एक कैटा, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक चीज तोड़ता है, एक चीज जोड़ता है। ये आप न्यूट्रिशन में शायद पढ़ रहे होंगे, ठीक है? या पढ़ चुके होंगे, पढ़ने वाले होंगे, ठीक है? तो इसमें हम क्या करता है, वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। ये याद रखिएगा, इन तीनों का करता है ये, ठीक है? किसका? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इनका जो एना और कैटा है, ये ही रेगुलेट करता है। कौन? T3 T4, ठीक है? सिर्फ इन तीन का ही, सबका नहीं करता, सॉरी, ठीक है? इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या आ गया? सब कुछ आ गया, रिपेयरमेंट भी आ गई, ग्रोथ भी आ गया, और क्या नाम है, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन इसको जरूरी है, तो ये बोन्स के कैल्शियम डिपोजिशन के लिए कार्य करता है, तो वो करेगा। फिर मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? कैल्शियम हमारे हमारे न्यूरॉन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हमने उस लेवल से यहाँ पे इसमें आपके इसमें कोर्स में नहीं है, तो ना उसमें बताया जाता है, उसमें सीखते हैं कि हम कैल्शियम लेवल वहां पे भी चाहिए होता है, कैल्शियम पोटेशियम ये सब चाहिए होता है, सोडियम ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है? तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी करता है ये। रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि इस टाइम पे आपने ज्यादा हैवी खाना खाया है, तेल वाला खाना खाया है, तो उसको बढ़ा दो। आपने कम, यानी कि आपने जंक फूड ज्यादा खाया है, तो इसको कम कर दो। अभी खाना नहीं खाना, अभी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम रेगुलेट करते हैं ना, वो यहाँ से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, कि हम क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं, क्या नहीं खाया है इस टाइम पे, वो सब कुछ ये देखता है, ठीक है? कि किस टाइम पे हार्मोन्स को रिलीज करवाना है। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इन रियल लाइफ भी, आपको ये चीज इसको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? सिक्रीशन तो करता ही करता है, रेगुलेट बाय द ब्लड, सॉरी, सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल्स। यानी कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो सिक्रीट हुआ जा रहा है ब्लड में, तो ये कहाँ, ये क्या कर रहा है? ये रेगुलेट करता है हमारा जो ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा है,
या कम है, उसको देखकर ये करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। ज्यादा हो गया तो उसके हिसाब से, कम हो गया तो उसके हिसाब से, ठीक है। ज्यादा कम है तो ज्यादा करो, ज्यादा है तो कम करो, ठीक है। रिलीज करता है कैल्सिटोनिन, इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे कभी मैंने बोल रहा कि जब बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल होता है तो ये रिलीज करता है कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट करता है। रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन, रिलीज कब होगा पहले धीरे धीरे करके करो। रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन इज स्टिमुलेटेड, यानी कि स्टिमुलेटेड मतलब उसको ना उत्तेजना मिलती है कब, कि रिलीज करो कैल्सिटोनिन को, कब मिलती है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उनके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, 90 होना चाहिए था, 100 हो गया फॉर एग्जाम्पल, बढ़ गया है। तो वो ये बात जो होगी कि ये बढ़ गया है, इसकी कैल्शियम ज्यादा हो गई है, तो ये बात तो मुझे तो नहीं पता चलेगी कि मेरे पास कैल्शियम ज्यादा हो गया, मुझे तो नहीं समझ आया, ठीक है ना। लेकिन बॉडी को अंदर से समझ आ गया, क्योंकि उसको जैसे ही उसने खाना खाया और जब एब्जॉर्प्शन का टाइम आया, सब कुछ ब्लड के अंदर आ गया ना, एब्जॉर्प्शन होने के बाद सब कुछ ब्लड में चला जाता है। अब डाइजेशन में समझोगे कि ब्लड के अंदर कैसे जाता है, तो ब्लड के अंदर आ गया सब कुछ। अभी आप ये समझो कि ब्लड के अंदर सब कुछ चला गया, ठीक है। जितना भी आपने खाया था कैल्शियम, वो भी ब्लड के अंदर चला गया, अब वो एक नॉर्मल मात्रा से ऊपर चला गया है। तो ये इसको स्टिमुलेट, तो ये कार्य करता है एक अलार्म का। तो वो अलार्म दिया उसने जाके थायराइड को कि जाओ जाओ फटाफट जाके अपना कैल्सिटोनिन रिलीज करो, ताकि हम इसकी एब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है। फिर आता है कैल्सिटोनिन लोअर्स द रेज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल्स। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर जब ज्यादा हुआ था ब्लड में, तो हमने कैल्सिटोनिन को अलार्म मिला, कैल्सिटोनिन बाहर आया, उसने क्या करा, फिर फटाफट से ब्लड का कैल्शियम लेवल, ब्लड में जो कैल्शियम था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उससे क्या हुआ, लेवल कम हो गया उसका, ठीक है। फिर बोन सेल्स प्रोमोटिंग देयर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये बोन्स को जाके उनका दरवाजा खटखटाता है, हेलो हेलो, बहुत सारा कैल्शियम आ गया है, प्लीज डिपॉजिट कर लो, स्टोर कर लो अपना कैल्शियम, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, ठीक है। फिर किडनी की ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यानी कि किडनी के पाइप्स होती हैं जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये वाला, पर लेकिन डोंट वरी, इजीली हो जाएगा। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है उस चीज को रोकना, तो उसको रोकता है क्या, किस चीज के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, किसकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम की, ठीक है। तो उसको मना करता है लास्ट में आके कि नहीं अब नहीं करनी, अब रुक जाओ, अब नहीं करनी, अब बहुत ज्यादा होगी, अब अति हो गई है, अब और ज्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर आता है पैराथायराइड, वही चार चांद। तो ये चार तरीके के पार्ट्स का होता है, और दो पेयर में होता है। पैराथायराइड लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर हार्मोनों के पैराथायराइड, हाँ, पैराथ्रोमोन हार्मोन जो होता है, पीटीएच, पैराथ्रोमोन हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैराथायराइड अकेला ही सिर्फ यही एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, और भी होते हैं पर लेकिन मेजरली सिर्फ ये वाला ही करता है, इसके अलावा भी और कार्य होते हैं इसके, पर वो आपको नहीं पढ़ने, वो बहुत हाई लेवल पे, जब हम बहुत बारीकी से किसी ने देखना होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। अगेन ये भी यही बात बोलता है कि दोनों में ब्लड में कैल्शियम लेवल को देखकर ही ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या देखते हैं वो, रिलीज ऑफ पीटीएच, तब इसको रेगुलेट तब ये निकलता है जब डिक्रीज हो जाता है ब्लड लेवल में कैल्शियम, मतलब कि 90 चाहिए था लेकिन अभी बॉडी के अंदर 60 है, 50 है, इतना जा रहा है, कम है, बहुत कम है, तो पीटीएच निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं हमारे कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, तो पीटीएच इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को, तो जहां जहां कैल्शियम कहीं भी स्टोर था ना, उसको निकाल के लेकर आएगा कि ये लो, ये लो, ले लो लो, तो तुम्हें कैल्शियम की जरूरत थी, ये लो, मैं ले आया, मैं ले आया। तो कौन लेकर आने का काम करता है, पीटीएच लाने का काम करता है। तो रिलीज कब हुआ, जब देखा अति आ गई, ठीक है। अब आपदा आ गई है ब्लड के अंदर, कैल्शियम नहीं मिल रहा उसको, अब कैल्शियम ला के दो, फटाफट हम किसके पास जाएंगे, मतलब पैराथायराइड के पास जाएंगे। वो क्या रिलीज करेगा, पैराथ्रोमोन हार्मोन रिलीज करेगा। पैराथ्रोमोन हार्मोन ने जिम्मा ले रखा है कि अगर कम हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं ला के दूंगा कैल्शियम, कहीं से भी ला के दूंगा, ठीक है। तो कैल्शियम जहाँ भी उसने जितना भी स्टोर, कहीं पे हमारी जो लेवल स्टोर कर रखा था, तो जहां जहाँ भी स्टोर था वहां से निकाल निकाल के इसको देगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एक एज के बाद कैल्शियम लेना जरूरी होता है, कि फीमेल्स के अंदर वैसे भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये वो एक प्रक्रिया होती है जो ज्यादा उसके ऊपर कार्य करती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में आप लें तो ज्यादा बेटर है, रेदर देन तोड़ने वाली फॉर्म। यानी कि अगर आप रॉ फॉर्म में कैल्शियम को ज्यादा ले रहे हैं, रॉ से मीन्स अगर आप
मिल्क भी ले रहे हो तो मिल्क को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एब्जॉर्प्शन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ उसके अंदर चीजें ऐसी मिली हुई होनी चाहिए, जैसे कि हनी होना चाहिए उसके अंदर, लोग गार्लिक भी ऐड करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको एड ऑन्स करते रहना चाहिए, नहीं तो आप साथ में कैल्शियम के लिए जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आजकल में तो सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स लेने इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि डायरेक्टली ब्लड लेवल में चले जाते हैं, तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक एज के बाद ना तोड़ने वाला कार्य जो होता है ना, वो थोड़ा धीमा हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अब अगर वो धीमा हो गया, मान लीजिए किसी ने एक एज में आके मिल्क पिया, अब मिल्क तोड़ने का जो प्रोसेस था ना, जो कार्य था, वो बहुत धीमा हो चुका है बॉडी के अंदर, तो वो आया ही नहीं बॉडी में इतना कैल्शियम जितनी की रिक्वायरमेंट थी, वही 50-60 पे आके रुक गया। 90 की रिक्वायरमेंट थी, 50-60 में आके रुक गया, या इससे भी कम। और बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है। तो पीटीएच रिलीज हुआ, तो पीटीएच ने कहाँ से फिर आके कैल्शियम निकाल लेना हड्डियों में से, इसलिए एक वक्त के बाद हड्डियां भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अगेन, दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि हड्डियां कमजोर क्यों होती है, हाँ मेजर रीजन में से एक है, ठीक है, मेजर। चले, this is achieved by increasing calcium absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubes in a normal way। ये मैं एज्ड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, इन अ नॉर्मल वे, जैसे हम एक सर्टेन एज में, जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं या इस तरह से कह लीजिए, या एडल्टहुड में है, जो कैल्शियम अच्छे से खा रहे हैं और बॉडी के अंदर भी पीटीएच लेवल, सॉरी, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए नॉक नॉक करेगा। किसके पास जाएगा, जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और किडनी के पास जाएगा, ठीक है, ताकि ये उनमें से जितना भी कैल्शियम अगर इनके पास है तो वो उठा के पहले ही लेकर आए। तो पहला कार्य यहाँ से शुरू करेगा, अगर यहाँ कुछ मिला तो ही तो वो लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको भी दूसरी जगह पे जाके दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जो कि एक एज में जाके होता है, ओल्ड एज में जाके होता है, ठीक है। मैंने आपको ओल्ड एज वाली बात बताई है, तो इसको मिक्स मत कर लेना, ठीक है। अगर जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और फिर रीएब्सॉर्प्शन कहाँ होती है, जाके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ताकि वो निकाल के बाहर ना फेंक दे किडनी, तो वहां जाके उसकी रीअब्सॉर्प्शन में जाके उसको बोलता है कि नहीं, कैल्शियम का ध्यान रखना, वो बाहर निकल ना जाए, ध्यान रखना, उसको हमने रीअब्सॉर्ब करना है, ठीक है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थायराइड दोबारा बताया है, ठीक है। थाइमिस हम कर चुके हैं, इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बस इसकी इसकी भी लोकेशन पूछ ली जाती है कि इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली कितने कौन से वर्टिब्रा के बीच में ये लाए करता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ भी जाता है। ये टी सेल्स रिलीज करता है, और ये किस लिए काम आते हैं, हमारे प्रोलिफिकेशन और प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स जो होम होते हैं उनको प्रोमोट करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को, और जो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे माइक्रोब्स को, यानी कि जो इम्यूनिटी के लिए जो कार्य करते हैं, जो हमारी डिफेंस है हमारी इम्यूनिटी की, उसको क्षमता प्रदान करने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज, द ओनली ग्लैंड जो एक्सो और एंडो में आता है, ठीक है। लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है और 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देखिए सिर्फ इसी की ही बताइए बात कि इतना लंबा ये वाला होता है, ठीक है ना। तो इसकी ये याद रखिएगा कि ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। लोकेट कहाँ करता है, लोकेट करता है एपिगैस्ट्रिक, यानी गैस्ट्रिक रीजन से ऊपर वाली जगह पे एक लाई करता है, पेट के पीछे होता है। पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, एक लौता है, एंडो और एक्सो दोनों काम करता है, मींस इसके पास अपनी एक डक्ट है, एक पाइप है, जिसके थ्रू ये किसी की सरफेस पे जाके अपना जो केमिकल है वो रिलीज करता है। दूसरी तरफ इसके पास ये भी क्षमता है कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके उस चीज को निकाल के फेंक देता है, जो भी हार्मोन उसने देने होते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन सेल्स आर कॉल्ड आइलेट्स। जो एंडोक्राइन यानी कि जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये लिख लो, जो हार्मोन रिलीज कर रहा है पेनक्रियास का, वो सेल कौन सा कहलाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि अल्फा बीटा और डेल्टा होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके बारे में, अल्फा क्या करता है, बीटा क्या करता है और डेल्टा क्या करता है, ठीक है। ये इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ग्लूकागन सिक्रिएट करता है, बीटा इंसुलिन सिक्रिएट करता है, और डेल्टा सोमेटोस्टैटिन रिलीज करता है, ठीक है। ये मैं करवा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद है। एड्रिनल में पूरा करवा दिया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों करवा दिए थे, मेडुला और कॉर्टेक्स भी हम कंप्लीट कर चुके थे। गोनाड्स रह गया था ना, ठीक है। द ओवरीज, गोनाड्स में दो तरह की गोनाड्स होती हैं, फीमेल अलग और मेल में अलग, ठीक है। जो फीमेल में होती हैं ओवरीज और मेल में टेस्टिस आर पेयर्ड ओवल ऑर्गन्स रेफर्ड टू एज गोनाड्स। एक ओवल शेप में ही होते हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, दोनों में ही ये थोड़े से ओवल शेप के पाए जाते हैं।
तो जो दो ओवरीज होती है लेफ्ट और राइट, एक ही जगह पे दो ओवरी नहीं होती, ओवरीज लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये टू ओवरीज आर द फीमेल गोनाड्स, ठीक है, लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी मीन्स एक गड्ढा बना हुआ है पेल्विक रीजन में, जहाँ पे सिर्फ बोन बोन है, और अंदर जो है उस बोन के अंदर का जो एरिया, खाली एरिया मतलब बन गया ना एक तरह से, वो जो उस एरिया है उस एरिया के अंदर पाया जाता है क्या, गोनाड्स। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एक पार्ट होता है ओवरीज ग्लैंड जो वहां पाया जाता है, ये ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है ये अकेला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ठीक है। लोकेटेड इन द pelvic cavity हो गया, ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। तो बीच में क्या है, ऐसे यहाँ पे यूट्रस हुआ, एक साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे ये हुआ एक ओवरी, राइट साइड पे हुई एक ओवरी, ठीक है। दे आर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कितनी बड़ी है, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में इसका साइज लाई करता है। अगर इसे ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, बीमारी, नीचे हो जाएगा तो भी बीमारी, ठीक है। ये डिपेंड्स कि आपके यहाँ पे इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं वैसे, पर इसके अलावा भी होता है, सिस्ट भी होता है इसके अंदर, कभी कभी सूजन आ जाती है, तो वो फिर कभी बिल्कुल ठीक नहीं होती है वो, इसके इनके आसपास के एरियाज में अगर लाइनिंग में सूजन आ जाए एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक, तो वो भी खतरनाक होता है, फाइब्रॉइड्स भी हो जाते हैं, सिस्ट भी हो जाते हैं। तो सारा कुछ इन्हीं एरियाज में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में, इन सब जगहों का एक अलग अलग अपनी बीमारियां यहाँ से, या कहें डिजीज जो होती है, इन्फेक्शन जो होती है वो भी लाई करती है, वो भी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो यहाँ पे गोनाड्स में आके कहीं ना कहीं उनकी जो फंक्शन है, जो हार्मोनल रिलीज फंक्शन है, उसको भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, एक चीज और लिखो, ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लग रहा था कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, गोनाड्स को देख के मुझे बात याद आ रही है। आप मुझे ये बताइए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस किस को कंट्रोल कर, कौन कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के फादर कौन, हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी किसका फादर, ऑलमोस्ट बाकी सारे ग्लैंड्स का, ठीक है ना, इतना तो हमें पता चल चुका था, ठीक है। एक्सेप्ट पाराथायरॉइड, मेरी बात आ रही है ना? एक्सेप्ट पाराथायरॉइड मैम। पैराथायरॉइड को वो नहीं करता है। एक सेकेंड रुकिए, उमेश जी मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। आप कुछ कह रहे हो उमेश जी, एक सेकेंड रुकिए। मैं ये कह रहा था मैम कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेप्ट जी आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड के को छोड़ के बाकी सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। जी, पिट्यूटरी जो होती है वो हमारे बाकी, पैराथायरॉइड को छोड़ के क्या बाकी कर, सबको स्टिमुलेट करता है। नहीं दोबारा बताइए। पैराथायरॉइड को नहीं करता है स्टिमुलेट, बाकी हम्म सबको करता है, इसीलिए मास्टर गन कहता है पिट्यूटरी। पैराथायरॉइड को तो आपको पता है कि कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है डायरेक्टली। हम्म और कौन कौन से ग्लैंड है जिसको नहीं करता? केवल यही मेरे नॉलेज में है मैम कि पैराथायरॉइड को छोड़ के बाकी सबको करता है। या कहने इसमें का मतलब हाई, कि हाँ, कहने का मतलब कि आपके गोनेड्स वगैरह है उस पर भी असर डालता है, बाकी आपके किडनीज के ऊपर दो लगे हुए हैं, क्या उसको हम्म उसको अफेक्ट करता है, हम्म थाइमस को करता है, हम्म पीनियल को भी कुछ हद तक करता है, हम्म पीनियल को भी, मतलब ये लिखा हुआ है एज ए होल कि सभी को करता है एक्सेप्ट पैराथायरॉइड। आई गॉट इट, पर लेकिन जो पिट्यूटरी होता है ना, वो ना तो थाइमस को कंट्रोल करता है और ना पैंक्रियास को। तो पिट्यूटरी किस किस को कंट्रोल करता है, थायराइड को तो करता ही है फॉर श्योर, एड्रीनल को हाँ, और एड्रिनल को एवरीज, करता है, हाँ जी, ओवरीज ओवरीज टेस्टिस को भी करता है। ओवरीज को भी करता है और टेस्टिस को भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट टू नॉर्मल नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी, तो सॉरी, तो ओवरीज का यहाँ पे
तो 2 फंक्शंस होते हैं ओवरीज के मेजरली। जो दो फंक्शन क्या क्या है, एक तो वो प्रोड्यूस करता है एग को, हम अभी ओवरीज की बात कर रहे हैं, एक तो ये प्रोड्यूस करता है एग को, और दूसरा ये क्या कार्य करता है, प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, यानी कि इस्ट्रोजन्स एंड द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस्ट्रोजन्स का जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एक कैरेक्टर वाइज की फीमेल है तो किस तरह की आवाज वगैरह होनी चाहिए, बाल एंड ऑल, बाकी के फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उन सबको ये देखता है, इस्ट्रोजन देखता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है एग। दिस इज ऑल बिलोंग्स विद द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि कैसे एग बनते हैं और कैसे एग का बाहर निकलना होता है। ठीक है, ये सब कुछ जो कार्य होता है वो मेंसेस का एक अलग पार्ट आ जाता है, जब हम उसको पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन में सॉरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उस चीज को क्लियरली पढ़ेंगे कि एग बनने के बाद क्या होता है और एग बनने से पहले क्या होता है। ठीक है, फिलहाल गोनैड्स का काम क्या है, गोनैड्स में आ गई ओवरी, ओवरी का काम क्या है, दो ही काम है, एग को बनाना और फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाना। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। और हाँ, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है कौन कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करे, आपस में चले कैसे, इसकी चाल कैसे हो, मींस कि कब क्या चीज कैसे करनी है, इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है, क्या चीज की अति होगी कैसे नहीं होगी, हर चीज का ध्यान ये ओवरीज रखता है। लेकिन किसका, सिर्फ अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, जहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट, अच्छा ये क्या एक चीज है इसके अंदर ना, ऐसा ही सेम टेस्टिस में भी होता है। ठीक है, टेस्टिस ना दो तरीके दो तरीके के हार्मोन हमारे पास होते हैं। एक होता है कि दूर तक अपना सामान पहुंचाना है, और एक होता है कि पास पास के एरिया का ही ध्यान रखना है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे जो ग्लैंड होते हैं ना, ओवरीज और टेस्टिस का जो होता है, ये दोनों ही काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने ये टेस्टिस है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिस का एग्जांपल लेती हूँ। तो टेस्टिस ने अगर अपना हार्मोन बाहर भेजने हैं, पहले वो एक तो हार्मोन वो ब्लड में भेज देगा बाहर जाके, ब्लड में भेजेगा दूर तक के लिए। ठीक है, टेस्टिस। ठीक है, और एक वो हार्मोन भेजेगा जो उसी के पास वहीं पे होगा, पास में ही एरिया में ही होगा, यानी कि उसको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम, सेल्स के पास जाएगा और स्पर्म की सिक्रीशन करवाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो और एक दूसरा जो होगा टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज करेगा टेस्टिस, वो दूर तक पहुंचाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, वो जैसे कि आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी निकल आना, ये सारे काम करवाएगा। तो एक तो दूर का काम भी करवा रहा है ना, सिर्फ टेस्टिस यानी कि सिर्फ पीनस एरिया पे तो नहीं है, अपने सिर्फ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर काम नहीं कर रहा, और भी बाकी बहुत बहुत सारे काम कर रहा है, और भी बहुत सारे वो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो एक हार्मोन जो है जो सिर्फ उसी एरिया तक ही सीमित है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ही सीमित है, और एक हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो बाहर तक, यानी कि पूरी बॉडी तक उसके असर जाता है। ठीक है, वहीं उसका असर भी वहीं उन्हीं एरियाज में होता है। ठीक है ना, दूसरा मैंने आपको ये बात बताई ही दी थी कि इन बिटवीन कोई और ऑर्गन कभी भी दूसरे हार्मोन को टच नहीं करता, क्योंकि उसके पास उनके रिसेप्टर नहीं होते। जिसके पास इसके रिसेप्टर होते हैं वही सिर्फ उन हार्मोन्स को पकड़ता है और उसका यूज करता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, चले। ठीक है, ऐसे ही सेम ओवरीज के अंदर भी होता है। ठीक है, ओवरीज भी अपने एरिया का ध्यान रखती है, यानी कि अपने रिप्रोडक्टिव एरिया का, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ध्यान रखती है, प्लस जो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डेवलपमेंट करवाने के लिए भी वो पूरे दूर तक अपने हार्मोन को सिक्रेट करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्होंने ये लिखा भी है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल बॉडी का जैसे डेवलपमेंट होना, और आवाज का पतला हो जाना, और ब्रेस्ट का निकलना इन ऑल, जो एक प्रोट्यूड, जो एक एक्सटेंशंस हैं हर चीज की, वो सारी दिखाई देती हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुडोल होना, और थोड़ा सा कितने लचक वाला बनना, दोस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच एक्चुअली गिव्स देम अ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जिसे लगता है कि ये लड़की है, वो जो एक फीचर्स में आना, उन सब चीजों को दिखाई देना, वो क्या करता है, हमारा ओवरीज ही कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं टेस्टिस के अंदर, सेम बात वही रिपीट कर रहे हैं, वो मेल गोनाड्स होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द बॉडी। यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो मेल के जो गोनाड्स हैं वो बॉडी के अंदर नहीं होते, जैसे हमारा फीमेल की बॉडी में ये अंदर होते हैं, ये बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक रीजन नियर द अपर थाइज।
ठीक है, दे आर अबाउट 4 to 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। टेस्टिस हैव टू फंक्शंस, इनके दो प्रकार के फंक्शन है और ये 4.5 सेंटीमीटर नियरली इतने लंबा या इतना बड़ा इनका साइज होता है। दे प्रोड्यूस स्पर्म। अब इसका ना ये जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे उसके अंदर इसका प्रॉपर्ली है कि कैसे वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो मैंने अभी बताया कैसे एक फीमेल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आवाज का भारी हो जाना और एक होता है ना सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है, देन मूछें और दाढ़ी आ जाना, एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ, वो सब कुछ, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पास वाले एरिया का काम भी यही कर रहा है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है ये जाता है स्पर्मेटोगोनियम सेल के पास जाता है और स्पर्म रिलीज करवाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेम यही वाली बात को रिपीट करा है। ओके, स्प्लीन। स्प्लीन को हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इसका ना इनका ग्लैंड्स का ना जो आपको इसके अंदर जो बताया है ये बड़ा ही ब्रीफ बताया है और इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। एक चीज और भी जान लीजिए कि ये जो आप ग्लैंड्स पढ़ रहे हो ये सिर्फ मेजर ग्लैंड्स में से आता है, ठीक है। इसमें माइनर ग्लैंड कहीं भी इंक्लूड नहीं करें। वो एक्सोक्राइन के अंदर हमारा मेजरली इंक्लूड होता है अगर हम एक्सोक्राइन को बहुत डीपली देखते हैं तो, लेकिन वो कोर्स के अकॉर्डिंगली इतना ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें ही पूछी जाती हैं और बस जितना बताया गया सिर्फ उतना ही काफी होता है, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन आ गया। स्प्लीन क्या होता है? ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फेटिक का मैंने आपको बताया था, ये हमारी एक ऐसी आर्मी है जो हमारे लिए इम्यूनिटी का कार्य करते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। फिर आता है, कनेक्ट करता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के साथ ये, यानी कि जो एक ब्लड के साथ लिम्फेटिक अपना कार्य कर रहा है। हमने देखा ना कि बहुत से सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम भी होता है। और हमारे जो सर्कुलर सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड का होता है, मतलब वो वाला जो ब्लड का सिस्टम हो गया, एक लिम्फेटिक हो गया, इनके आपस बीच में कनेक्शन बनाने का कार्य भी स्प्लीन करता है, ठीक है। कहाँ लोकेट करता है? अपर लेफ्ट एब्डोमेन में, लाइज बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। फंडस ऑफ द स्टमक क्या होता है? स्टमक को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके अंदर पढ़ेंगे स्टमक को कितने भाग के अंदर बांटा जाता है, तो उस भाग के अंदर उसको डिवाइड करा जाता है। उसके पास ये पाया जाता है बिटवीन दैट स्टमक का जो फंडस का एरिया है उसके बीच में और डायफ्राम के बीच में, यानी कि फंडस जो अपर वाला भाग आता है उसके बीच में और डायफ्राम के बीच में, ये यहाँ पे नियरली यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, स्टमक आएगा इसके आगे, ठीक है। जो स्टमक स्टार्ट होगा स्टमक के अपर वाले पार्ट से लेकर ऊपर डायफ्राम के बीच में, यहाँ पे छोटू सा स्प्लीन होता है, ठीक है। ये भी कुछ कुछ ना किडनी के जैसे देखने में होता है वैसे, कुछ कुछ। तो एक्सटेंड्स इन बिटवीन 9th to 11th रिब, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th to 11th रिब के बीच में ये होता है, इसके बीच में इतना बड़ा ये इसका साइज होता है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करता है बाय द रिब केज, प्रोटेक्टेड रहता है ये, इसके बीच में आराम से सुरक्षित रहता है। फिस्ट शेप होती है, जैसे मुट्ठी हम बना लेते हैं ना, वैसी सी शेप होती है इसकी, जो ऑलमोस्ट किडनी जैसी दिखती है। कभी आप देखना इसको सर्च करके, आपको किडनी जैसे, किडनी का तो बहुत ज्यादा डिफाइंड राजमा लगता है ना, ये थोड़ा सा कम डिफाइंड राजमा लगता है बस, लेकिन लगता वैसा ही है। देखना आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है। और ये 12 सेंटीमीटर की चीज, ये पेस्ट जो है राजमा, कहाँ पाया जाता है? 9 से 11वीं रिब्स के बीच में, 9 से लेकर 11वीं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल composed of dense fibrous tissue। dense fibrous tissue का मतलब ये होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा पास पास में है, ठीक है, ऐसा fibrous tissue। एक ऐसा, आप कहिए ना, एक कपड़ा होता है जो थोड़ा जालीदार होता है, ठीक है, और एक दूसरा कपड़ा होता है जिसमें से आप कुछ भी देख नहीं सकते, कोई सी थ्रू नहीं होता, बहुत मोटा कपड़ा होता है। तो अब ये समझिए, तो ये डेंस फाइब्रस जो होते हैं ना, वो थोड़े मोटे कपड़े टाइप के होते हैं टिश्यू, ठीक है। तो मोटा कपड़ा जितना होता है ऐसा ही ये मोटा टिश्यू होता है, फाइब्रस, डेंस फाइब्रस टिश्यू, विच प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट। ये इंटरनल सपोर्ट के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा, इनके अपने खुद के लिए इंटरनल सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने होल्ड करना होता है बहुत सारे ब्लड को, ठीक है। लिक्विड को इसमें बहुत ज्यादा होल्ड करके रखना है, आप ये ऐसा समझिए। तो क्योंकि इसका जो कार्य है ना थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, जहाँ पे इतना ट्रांसफ्यूजन इतना इम्पोर्टेंट, या कहेंगे इतना इतना इजी नहीं होना चाहिए, इस वजह से। फिर आता है स्प्लीन, जो होता है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिगार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द इम्यूनिटी सिस्टम। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, एक तो उनका ग्रेवयार्ड भी होता है ये, ठीक है, स्प्लीन।
और साथ में इम्यून सिस्टम के लिए हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। जब कभी हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमें एक स्टोर करके रखा होता है ना, इसने अपने पास आरबीसी स्टोर करके रखे हुए होते हैं, ये तभी प्रोवाइड कर देता है। प्लस इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज जो चाहिए होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, वो ये प्रोवाइड करता है। लिम्फेटिक से हमें जो कुछ चाहिए होता है, जब कोई फाइट बैक काम करना होता है, तो स्प्लीन, जो स्प्लीन के थ्रू ये लिम्फेटिक का जो कार्य होता है वहां से हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन बना के रखता है ये। इट एक्ट्स प्राइमरली एज अ ब्लड फिल्टर। सबसे पहला प्रथम कार्य इसका ये होता है कि जितना भी ब्लड आता है, जो कहते हैं जो साइकिल है एक ब्लड की 120 डेज की, तो वो क्या करते हैं उसके बाद वो जब मर जाते हैं तो स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। और उसके अंदर एक फिल्ट्रेशन का जो ये जो फिल्टर होते हैं ना, जो मरने के बाद उनको वहां वहां चले गए, और फिर देखते हैं ये उसमें भी छांटता है बैठ के कि ये काम का होगा मरने के बाद या नहीं होगा। उसमें भी रखता है, जब बिल्कुल अति हो जाती है तो उसको फेंक देता है, उससे पहले तक नहीं फेंकता, इतनी आसानी से नहीं फेंकता ये आरबीसी को भी। ठीक है, तो ये मेजर जो रोल्स आपको जिस तरह से डिफाइन करे गए हैं ना, आप अभी इतना ही लिखना और इतना ही याद करना, क्योंकि इसकी जो कार्य है ना, अगर हम एक एक करके हर एक को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसने पहले पढ़ रखा उसके लिए तो अच्छा है, उसको थोड़ा चीजें रिवाइज हो जाएंगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा मुश्किल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, द स्प्लीन जो है रिसीव्स ब्लड थ्रू द स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी, जो आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को सिर्फ लाने का कार्य करता है। ठीक है, सिर्फ लंग्स के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी जगह पे आर्टरी जो होता है खून लाने का ही काम करती है। रिसीव करा इसने ब्लड स्प्लीन में, एंड ब्लड लीव्स द स्प्लीन थ्रू द स्प्लेनिक वेन, और वेन से ही बाहर निकलता भी है। इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। किस तरह के टिश्यूज है इसके पास, एक तो रेड पल्प होता है और दूसरा व्हाइट पल्प होता है इसके टिश्यूज में। तो 76 to 79% जो होता है वो नॉर्मल स्प्लीन इज द रेड पल्प, यानी कि मेन मेजरली का उसका काम है, उसका ब्लड का प्योरिफिकेशन का काम जो है। लेकिन उसने साथ में भाई कनेक्शन बना के रखा हुआ अपना किसके साथ, लिम्फेटिक के साथ, तो उसने ये कार्य भी करना है व्हाइट पल्प का। ठीक है, एक सेकेंड, व्हाइट पल्प का काम भी करना है इसने। फिर आता है व्हाइट पल्प जो एरे करता है, सॉरी, रेड रेड पल्प के बारे में बात कर रहे हैं ना। आरबीसी जो होते हैं, जो रेड ब्लड होता है, फिल्ड विद साइनोसियोइड एंड रेटिक्यूलो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। आई डोंट थिंक सो आपको ये सेल्स के नाम याद करने की जरूरत है, अभी कट कर सकते हो लाइन पूरी। ठीक है, द रेड pulp tissue filters the blood and get rid of old and damaged red blood cells। यानी कि जो ये पल्प का मेन असली काम क्या होता है, वो काम नहीं होगा। एनीवेज, ठीक है, तो इसका मेन जो काम कर होता है, कार्य होता है, वो इसको क्लीन करने का होता है कि वो एक सेकंड, ठीक हो जाए। मैं देख लेती हूँ, नहीं वाला। ठीक है, रेड ब्लड टिश्यूज जो होते हैं फिल्टर करता है ब्लड सेल्स को, ताकि वो अच्छे से फिल्टर हो जाए, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारे ओल्ड डैमेज्ड हमारे आरबीसी है, वो वहां पे कहते हैं ना कि ग्रेवयार्ड है, तो वहां पे पड़े ना रहे, और उससे हमारी पूरी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। असली कार्य नहीं गलत है, पर मैंने आपको ये भी बताया कि ये इतनी जल्दी नहीं फेंकता। जो मरे हुए आरबीसी होते हैं वो उनको उतनी जल्दी नहीं फेंकता, उनको भी देख के रखता है अपने पास कि देखते हैं काम आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें से क्या क्या चीजें निकालनी है, उसमें जो जो काम सामान का है क्या वो निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, वो अपने पास तभी रखेगा, एज स्टोरेज की तरह ही अपने पास रखेगा। उसमें से कुछ चीजें अपने पास तभी स्टोर करके रखता है। जो ये ब्लड जो होते हैं ना, जो इसको फिल्टर करके भेज भी रहा होता है, उसमें से भी कुछ अपने पास रख लेता है ये। तो ये ना हमेशा अपने पास एक पॉकेट बना के रखता है, क्या रखता है अपने पास, एक पॉकेट बना के रखता ही रखता है। ठीक है, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है, सॉरी, व्हाइट पल्प में क्या होता है, व्हाइट पल्प के अंदर जो पल्प एडेड विद द रेड पल्प मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, एक सेकंड रुके, ऐसे नहीं समझ आएगा, एक सेकंड।
जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो सेल्स हैं, ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ये वाला, ये मैट्रिक्स से मतलब ये जैसे फैला हुआ है सारा कुछ, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा व्हाइट पल्प है, यानी कि लिम्फोइड जो है, लिम्फेटिक सेल्स जो है हमारे, टी सेल्स और बी सेल्स जो होते हैं इम्यूनिटी के, वो इसके अंदर ऐसे ऐसे हैं। तो इन्फेक्शन का जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, कहीं भी इन्फेक्शन आई हुई, जैसे मैंने आपको बताया था फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है ना ये, तो उस बात को समझो। ये सारा ब्लड आया, इसे देखा कि यहाँ है ना कोई माइक्रोब लग रहा है, अच्छा यहाँ भी कोई बैक्टीरिया लग रहा है, ओ यहाँ एक वायरस लग रहा है। तो वो क्या करेगा, जो व्हाइट पल्प वाला काम होगा ना, जो व्हाइट पल्प पे बैठा हुआ होगा, वो जाके पहले चेक करेगा, स्कैन करेगा, जैसे हमारा फोन स्कैन करता है ना हर चीज को, कहाँ कहाँ पे कोई चीज है तो नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, ओके। तो वो पूरा चेकिंग करेगा, पहले स्कैनिंग कर रहा है। तो व्हाइट पल्प वाला जो पार्ट होता है ना, वो इसकी स्कैनिंग कर रहा होता है कि कोई कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, हम खा लें, कहीं कोई किसी ने लड़ना वड़ना तो नहीं है, नहीं किसी ने लड़ना, कुछ नहीं करना। तो वो टी सेल्स और बी सेल्स ये वाला कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा ब्लड है उसके अंदर पहले इसको चेकिंग होगी, फिर उसको भेजा जाएगा बाहर, अच्छा सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसको बाहर भेज दो, ठीक है। और ये लगातार ये काम करता रहता है स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन को ये ऐसा काम करना बहुत जरूरी भी है, अदरवाइज अगर गंदा या टॉक्सिकेटेड, या फिर आप कहें कि जिसके अंदर टॉक्सिन का लेवल्स जो बढ़ चुका होगा या थोड़ा भी घटा भी हुआ है, जैसे भी है, या वायरस इन्फेक्टेड जो होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड जो होता है, अगर वही ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहेगा तो वो जगह जगह पे जाके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाएगा। तो ये उसको रोकता है, कौन, स्प्लीन। तो इसलिए पहले ही इसकी चेकिंग हो जाती है, इसकी स्कैनिंग हो जाती है अच्छे से, कि इसके पास कोई टी सेल्स और बी सेल्स जो मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स के, वो चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ भी, इसको कुछ जरूरत तो नहीं है किसी प्रकार की कोई भी माइक्रोफेज, सॉरी, माइक्रोस को खाने की, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड कहूंगी, बहुत छोटे में बताया, जबकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी और लेंदी है। मैंने आपको बहुत फास्टेस्ट तरीके से बोला है। आई रियली डोंट नो कि इसके अंदर जितना जरूरी है अभी, उसके मुताबिक अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से वैसे भी क्वेश्चंस कम आते हैं। थोड़ी सी प्रक्रिया ये लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व होती हैं। कौन सा हमारे, जैसे कि हमारे जो विटामिन वगैरह होते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, उसकी भी पूरी एक चेन, मतलब इसका प्रोसेस होता है सब कुछ करने का। तो आई रियली होप कि बहुत छोटे छोटे तरीके से मैंने जो आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, संक्षेप में बताया है, वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है वैसे एक्चुअल में, तो उतना आपके लिए ठीक रहे, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं ज्यादा बड़े में नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने स्पेशली रोका इसको, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, सॉरी। फंक्शंस क्या क्या है स्प्लीन के, एक बार देख लेते हैं। स्प्लीन जो होता है, प्राइमरी जॉब जो होती है, फिल्टर करता है ब्लड को, जी हमने पढ़ लिया। तो ब्लड को फ्लो करता है कहाँ से, स्प्लीन से वो ब्लड फ्लो होता है। इट परफॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज, जैसा हमने कहा स्कैनिंग करता है, डिटेक्ट करता है एनी रेड ब्लड सेल्स दैट आर ओल्ड और डैमेज, अच्छा बूढ़े हो रहे हो, बैठ जाओ आराम करो। जैसे वो गाड़ी की भी चेक पोस्ट चलती है ना, कितनी ये 15 साल हो चुकी गाड़ी को या नहीं हुए हैं, अगर हो गए हैं तो गाड़ी को जब्त कर लो। तो ये जब्त करने वाला काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। जो जो कार का है, जिसके पास कार है, और ये कार के बारे में हम पढ़ते रहते हैं ना, कि ये वाली कार जो है इसकी एज 15 ईयर्स है, 18 ईयर्स है, 10 साल है, इस तरह से जो होता है, उन कार को फिर धीरे धीरे बंद करवा देते हैं, उनको वार्निंग दी जाती है, पहले उसका कंट्रोल चेक होता है पूरा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन चेक होगा उनका, कि आपने कब लास्ट करवाया था, कब नहीं करवाया था, अगर नहीं करवाया तो चालान कटता है। और अगर कार बहुत पुरानी हो चुकी है तो देन एंड देयर, ऑन स्पॉट कार को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। होता है ये ऐसा, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो करता है थ्रू अ नैरो पैसेज इन द स्प्लीन, बहुत ही पतली सी एक, आप समझे, पाइप सी है जो स्प्लीन के अंदर जाती है, जो ब्लड को उसके अंदर फ्लो कराती है, मतलब ब्लड उसके अंदर आता है। हेल्दी ब्लड सेल्स जो होते हैं कैन इजीली पास थ्रू, वो तो बड़े आराम से निकल जाते हैं, जो यंग है और जो एडल्ट हुड के बीच में चल रहे हैं, बिल्कुल यंग यंग वाले निकलते हैं मेजरली। तो जो यंग है, छोटे छोटे बच्चों की तरह, वो बड़े उछल उछल के बाहर निकलते हैं खुश होके, ठीक है। बट जो ओल्ड वाले और डैमेज्ड वाले होते हैं, वो धीरे धीरे टुक टुक करके चल रहे होते हैं, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं, धीरे धीरे दीवार पकड़ के चल रहे होते हैं। उनको देखते ही स्प्लेन समझ जाता है, अच्छा एज हो गई तुम्हारी, आ जाओ तुम, आर ब्रोकन डाउन बाय द लार्ज ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो वो क्या करता है, चुपचाप से बोल देगा व्हाइट ब्लड सेल्स को, ये जा रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश करें, पकड़ लो जाओ। डब्ल्यूबीसी जाएगा, उनको दबोच लेगा, खा जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ओल्ड और डैमेज्ड चले गए बॉडी के अंदर, ये कहीं भी जाके बर्स्ट करेंगे, और अगर बर्स्ट करेंगे तो एक फ्लूइड बाहर निकलेगा, वो फ्लूइड वहां गंदगी मचाएगा, वो जो टॉक्सिन्स वहां क्रिएट करेगा, जो गंदगी मचाएगा, उसे साफ करना आसान नहीं है।
ठीक है, और भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है, उससे बीमारियां भी लगती हैं, ठीक है। सॉरी। Once the red blood cells are broken down, spleen stores useful products, जैसा कि मैंने बताया कि वो क्यों जो सेल्स है उनको अपने पास क्यों रखता है, वो इसीलिए रखता है, जो मैं आपको बता रही थी वो बात वो ये थी कि उन्होंने अपने ब्लड सेल्स को अपने पास रखा, कोई आरबीसी को पकड़ के रख लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स को खा लिया, मतलब उनको तोड़ दिया, खा लिया मतलब उनको तोड़ दिया, ठीक है, उनको तोड़ा तो उसमें से जितना भी यूजफुल प्रोडक्ट था ना, जो भी यूजफुल माल था, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अब पहले के टाइम पे क्या होता था, या किसी ने अगर ऐसा नहीं कर रखा है, कोई अज्ञात अगर बॉडी आती है, किसी को मिलती है, अगर हॉस्पिटल वालों को मिल जाती है, या अब तो खैर लॉज बड़े ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो एक टाइम हुआ करता था, तो अज्ञात लाश भी अगर मिलती थी ऑन रोड, किसी भिखारी की हुई है वैसे कोई, या कोई किसी कोई स्मैक किए हैं, उनकी अगर कोई भी ऐसी डेड बॉडी मिलती थी तो उनको लाया जाता था, उसमें से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे, ठीक है, और फिर उन ऑर्गन्स की आगे ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रेड होता था उनका प्रॉपरली, और बहुत करोड़ों कमाए जाते थे उस टाइम पे। तो बहुत बड़े बड़े केसेस इंडिया में हो चुके हुए हैं, इवन कोविड में भी ये चीज हुई थी, कोविड में भी ये चीज हुई थी, तो शायद आप लोगों ने देखा हो, मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये ट्रेडिंग एक ब्लैक ट्रेडिंग इसकी होती रहती है, ठीक है। तो इसने भी क्या करा, स्क्रीनिंग क्या करा, उसमें से जितना भी अच्छी अच्छी चीजें थी ना उसको निकाल लिया, आयरन निकाल लिया, व्हेन इट इवेंचुअली रिटर्न्स टू द बोन मैरो व्हिच मेक्स अ हीमोग्लोबिन, द आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ये इससे आयरन निकाला, आयरन निकाल के उसने बोन मैरो को दे दिया, ये ले भाई, और उसने बोन मैरो ने क्या करा, उसका हीमोग्लोबिन बना दिया। ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, हीम जो होता है आयरन होता है, ठीक है, यानी कि आयरन वाला प्रोटीन, ठीक है, वो जो होता है उसने उसका पार्ट ऑफ द ब्लड होता है ना, हीमोग्लोबिन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो उसने उसके लिए बना दिया। कौन कार्य कर रहा है, ये कौन हेल्प कर रहा है इसके अंदर, स्प्लीन हेल्प कर रहा है, और मेजर रोल इसके अंदर गिना जाता है। एक्चुअली इसने यहाँ इन्होंने काफी बड़ी चीज मुझे दे दी बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्प्लीन के लिए, इसके बिना स्प्लीन समझ नहीं आता, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना एक बड़ा ब्रीफ में, उसका अच्छा वर्जन ये है सारा, ठीक है, इन अ गुड वे ये चीजें यहाँ पर है। Storage of RBCs, or red blood cells, can be stored in the spleen and released in the circulation when needed. ठीक है, तो सर्कुलेशन जो स्टोर करके रखा था आरबीसी को, अच्छे अच्छे वालों को, ठीक है, बन रहे थे जो अच्छे अच्छे वाले बनकर आए या जो भी है, उनके पास जो कहते हैं ना नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे वो आए थे उनके पास आरबीसी, तो उनको स्टोर करके रखा था स्प्लीन ने, फिर उन्होंने रिलीज कर दिया सर्कुलेशन जब उसकी जरूरत होती है तब, ऐसे ही नहीं छोड़ देता उनको, वो बच्चों को तब छोड़ेगा जब देखता है माहौल ठीक है, कमी है या ज्यादा है, उसी लिहाज से कुछ होता है, ठीक है। अम, जैसे कि किसी एक फाइट बैक मैकेनिज्म में आरबीसी मारे गए बहुत सारे मान लीजिए, ठीक है, तो वहां भेजेगा उसमें। अगर वैसे ही प्रक्रिया बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, किसी की इंजरी हुई, तो इंजरी में बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, तो वहां उसने जो छुपा के बचा के रखे थे ना आरबीसी, ये निकाल के देगा, ठीक है। ये जो होता है ना, जो लेडीज घर में बहुत सारा पैसा छुपा के रखती हैं, कभी तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, कभी यहाँ पर्स के अंदर, कभी उस वाले पर्स के अंदर, कभी इसकी पॉकेट में, कभी उसकी पॉकेट में, ये जो उन्होंने अपने हस्बैंड से छुपा छुपा के पैसे रखे होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं, ठीक है, जो छुपा छुपा के रखे हुए होते हैं। तो स्त्री ने भी छुपा छुपा के बहुत कुछ रखा हुआ था, तो जब आपदा पड़ी उसने फटाफट निकाल के दे दिए, लो मैंने इसी वक्त तो संभाल के रखे थे, ले लो फटाफट से ले लो, ठीक है। ऐसे और भी रीजन, और भी चीजें, सिर्फ इंजरी की बात नहीं है, और भी है, इंजरी मेजर रीजन के अंदर काउंट करा जाता है, ठीक है। So the spleen also plays an role in the immune response by detecting pathogens and producing white blood cells in the response. Of course, मैंने आपको बताया है कि इम्यूनिटी के साथ इसका इंटरकनेक्शन है, और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के साथ इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है, या इंटरकनेक्शन दोनों को जोड़ के रखता है ये। तो ये देखता है कि जहां जहां पैथोजेंस आ गए, पैथोजेंस के साथ क्या होता है, पैथोजेंस का मेम्ब्रेन को तो जल्दी वो पार नहीं कर सकते, पैथोजेंस जो होते हैं, तो वो एक दूसरे देख रहे थे कि अच्छा लड़ने की कोशिश कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है सेल के अंदर, रुको जरा ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे, तो वो थोड़ा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर देखेगा कि अच्छा ठीक है, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजेगा, जरा चेक करके आना ये क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। वो वैसे चेक करने के लिए नहीं पूछता, वो कहता है सीधा खा लो, क्योंकि उसको पता चल चुका था, वो इतने ज्ञानी होता है, वो पहले से कह रहा था कि हाँ ये माइक्रोबियल पैथोजेंस ही आए हैं, चोरी आए हैं, डकैत आए हैं ब्लड के अंदर, इसको पहले पकड़ के खा जाओ, तो वो खा जाते हैं, ठीक है, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, फटाफट से आर्मी आती है पीछे से और कहती है मैं आई एम एन इंडियन आर्मी, और फटाफट से आके मार देती है, ऐसा करती है, ठीक है। द स्प्लीन क्लियर्स आउट ओल्ड प्लेटलेट्स फ्रॉम द ब्लड, जितने भी पुराने प्लेटलेट से, अगेन ये भी जहर फैलाने का कार्य करते हैं, ज्यादा दूषित, जो टॉक्सिन लेवल क्यों बढ़ता है, जब कोई चीज डिकम्पोजिशन की उसमें चली जाती है, उससे उसको बचाता है,
कि ये एक ही जगह पे जाए, ठीक है। अब सॉरी पर लेकिन बात को समझना एक बार, क्या हर जगह दाह संस्कार हो सकता है? नहीं। क्या हर जगह पे ग्रेवयार्ड होता है? नहीं होता। किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होता है ना। तो ये जो है और जरूरी भी है कि हर जगह अगर होगा तो जो स्मेल होगी, जो वातावरण में, जो एयर में जो जो कण जाएंगे, उनसे बीमारियां भी फैल सकती हैं, ठीक है। उनसे कहते हैं ना कि स्पेशली जब हम सनातनियों में क्या होता है कि बॉडी को बर्न करा जाता है, दाह संस्कार जब होता है तो बॉडी जब बर्न करता है तो कहते हैं कि जो जो शमशान घाट में थे वो घर आके नहाएंगे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप उस एक्टिविटी को देख कर आए हो और वहां पे साक्षात थे, आप उसके साक्षी बनकर आए हो, जहां से ये सब चीजें, ये फ्यूम्स आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। वो फ्यूम्स जो होते हैं बर्निंग की वजह से तो चलो आते ही आते हैं, प्लस जिस एनवायरनमेंट में वो डेड बॉडी के आसपास रहे थे, वो डेड बॉडी जो डिकम्पोज हो रही होती है तो बहुत कुछ छोड़ती है अपने आसपास, बहुत कुछ छोड़ती है। इसलिए दिया जलाया जाता है एट द टाइम ऑफ द डेथ, दिया जलाया जाता है। और जो आसपास जो लोग होते हैं उनको, बॉडी को इसलिए नहलाया भी जाता है। खैर बहुत सारी रीजन है इसके पीछे। हर एक जितनी भी कल्चरली जो कुछ भी होता है उस दौरान, वो कल्चरली हर चीज फिट होती है, ठीक है। तो अब पैथोजेंस को देखता है ये भी, तो ये भी इसको सॉरी यहाँ पे देखता है रिजर्व क्या नहीं, ओल्ड प्लेटेट्स को चेक करता है। पीछे इसने ओल्ड और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को भी चेक कर लिया था। तो ये चाहता है कि हर जगह पे वो टॉक्सिसिटी ना जाए, हर जगह पे वो फ्यूम्स ना जाए, हर जगह पे जाके वो डिकम्पोज ना होना शुरू कर दे। इसलिए उनको पकड़ के अपने पास ले आता है, ठीक है। ये रीजन है, समझे बात को, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द प्लेटलेट्स। अगेन आरबीसी की तरह एक रिजर्वायर का काम करते हैं, प्लेटलेट्स काम करते हैं, ठीक है। As a features is developing, the spleen makes RBC, but after the 5th month of the gestation period, it stops. यानी कि जब 9 महीने की प्रक्रिया होती है तो 5th मंथ तक ही ये स्प्लीन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स बना रहा होता है, पर जैसे कि 5th मंथ पूरा हो जाता है उसके बाद ये नहीं कार्य करता। फीटस डेवलपमेंट की बात कर रही है, फीटस में, भ्रूण अवस्था में, ठीक है। ये क्यों यहाँ पे दिया है? ओके, ये आई थिंक आपके यूनिट 8 से रिलेटेड है, ये जो दिए हुए सारे आसनसोल ये सब कुछ। आई थिंक ये आपका तो यूनिट 8 का वैसे कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अभी आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है आज। किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बार ये चीज देख, यस, एंजाइम्स क्या है और हॉर्मोन्स क्या है, एक बार इसको देख लो अच्छे से। ऑलवेज प्रोटीनेशियस, ठीक है, यानी कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मे भी प्रोटीनेशियस और अमाइन और स्टेरॉइड्स। हार्मोन तीन तरीके, तीन चीजों से बने होते हैं। कौन? प्रोटीन से बने होते हैं, अमाइन से बने होते हैं और स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं। एंजाइम हमेशा ही प्रोटीन के मिलते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मैक्रो मतलब मोटे मोटे होते हैं, आप समझिए थोड़े भारी और बड़े होते हैं ये पदार्थ में। हैव लो मॉलिक्यूलर वेट्स, इसका कोई मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ इसका, ठीक है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है, हल्का होता है। वहीं इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट से मतलब क्या है? सिंपल, जैसे एक ह्यूमन का वेट केजी में करा जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है, ठीक है। नो डिफ्यूजन इज सॉरी, नो डिफ्यूजन थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में इसका डिफ्यूजन कुछ नहीं होता ना जी ना, वहां कुछ नहीं हो रहा था ये, ठीक है। ये कहाँ पे डिफ्यूजिबल कहाँ पे होते हैं? ये डिफ्यूजिबल होते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसका डिफ्यूजन होना तो बनता ही लाजमी है, अदरवाइज हार्मोन रिलीज कहाँ होंगे? ब्लड के अंदर तो जाके हार्मोन रिलीज होते हैं, फिर तो ऐसे रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आइदर होता क्या, इसकी भी ना एक तरीका होता है। मैं इसमें नहीं है ना पेज खुला हुआ तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। आप चलिए, मैं आपको ब्लड जब आपको वो करवाऊंगी, क्या नाम है, रेस्पिरेटरी, तब थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लूंगी। इसको लिख लीजिए प्लीज, कोई लिख लेगा? तो अगर पूछा जी, आप इसको लिख लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। कि ये वाला पॉइंट जो है, डिफ्यूजिबल वाला पॉइंट, मैं आपको ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ये क्लियर करवाऊं, ये की बात क्या है, ठीक है पूजा जी? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर आता है आइदर एक्ट इंटरसेलुलरली और कैरिड बाय सम डक्ट और डक्ट टू अनदर साइट। एंजाइम क्या कर रहा है? ये इंटरसेलुलरली बात कर रहा है, इंट्रा 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 यानी कि सेल के अंदर, ठीक है। और कैरिड बाय सम डक्ट एज वेल, यानी कि जब सेल्स ने वो सब कुछ एंजाइम रिलीज कर दिए तो वो क्या करेगा? दूसरे की सरफेस में जाके छोड़ देगा जा। तो वो दूसरी सरफेस पे जाके जो छोड़ने वाला काम कर रहा है वो कौन करता है? एंजाइम, वो एंजाइम होते हैं, ठीक है।
जनरली कैरिड बाय ब्लड टू अ टारगेट ऑर्गन, यानी कि ब्लड ने कैरी तो कर लिया उसे, जैसे ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऐसे ही हार्मोन कैरी कर लिए और जाके टारगेट ऑर्गन को दे दिए। टारगेट ऑर्गन के पास ही जाके क्यों कैसे दे दिए, क्योंकि उसी के पास उसका चुंबक था, ठीक है। फिर कहते हैं दीज कैटेलाइज रिवर्सिबल्स, जो एक कैटेलाइजेशन एक प्रोसेस होता है हमारा एंजाइम का, कैटेलाइज इसको कहते हैं, ये कैटेलाइज करता है, ये एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है, ठीक है। तो ये कैटेलाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इसके, और हार्मोन कंट्रोल्ड रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल, मींस ये इसको रिवर्स करा जा सकता है, इसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। ये इसके जो हार्मोन रिलीज हो गए वापस जाके ना उस ग्लैंड के अंदर जाके नहीं बोल देगा जाओ जी अपना, सॉरी आपके ना बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो गए थे, आई एम सॉरी, वापस रख दो, सॉरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर ऐसा लास्ट वाला, reaction rate increase with the increase in their concentration up to a limit, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द, जो कंसंट्रेशन की है ना उसके अकॉर्डिंग वो लिमिट कर देता है उसका इंक्रीज ऑफ, आई मीन उसका रिएक्शंस जो होते हैं, मतलब कितना रिएक्ट करना है कितना नहीं करना, हायर लेवल पे करना है, बहुत ज्यादा जलाना है बहुत कम जलाना है, बहुत ज्यादा तोड़ना है कम तोड़ना है, तो ये सारा कुछ जो है तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितने कंसंट्रेशन में वो रिलीज हुआ है उस पे, ठीक है। Deficiency or excess of hormone causes metabolic disorder and a disease, which we all know कि अगर हार्मोन अगर कम रिलीज हुए हैं या ज्यादा रिलीज हुए हैं तो एक डिजीज हमें या डिसऑर्डर क्रिएट करता ही करता है। ज्यादा खुशी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, नहीं तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, पथेरिया प्रॉब्लम है, विच वी नो कि हार्मोन की वजह से होती है, एंजाइम की वजह से नहीं होती है। एक्ट क्विकली, ये उसी वक्त तुरंतली ऑन स्पॉट काम करता है, ये इतना धीरे धीरे करता है नहीं, ये जो लिखा ना आर क्विक एक्टिंग वाइल सम स्लो, ये आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेजरली कि ये धीरे काम करता है हार्मोन, एकदम से स्टार्टिंग उछल के काम नहीं करता, ये धीरे काम करता है, ठीक है। आई होप सारा कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसा रह नहीं गया है आपका। अदिति मैम को थैंक यू सो मच, उन्होंने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई है, आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश में भी दिया है, और इसमें बिल्कुल पर्याप्त आपका दिया है, सारा जो ज्ञान है जो आपको पढ़ना है वो सारा कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी आप मुझे बता दीजिए, मुझे पता है कि क्लास की काफी देर हो चुकी है, बताइए आपका कुछ रह गया है, कुछ ऐसा है कि कोई टॉपिक लग रहा है नहीं समझ आया, कुछ भी। बताइए आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों की रह गई, नहीं समझ आई, ओहो ये क्या था, नहीं क्लियर हो गया, कुछ भी ऐसा। आई थिंक आपके लिए आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल आपका ये टॉपिक आप आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो उससे आपको ये और ज्यादा हम इसको आगे लेके चले जाएंगे। पूजा जी प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, मैं कर सकती हूँ, ओके मैम, करते हूँ। मैं कर सकती हूँ, ओके ओके।